हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स स्पेसिफिकली। क्लास, अब तक हम लोगों ने सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं पढ़ लिया था। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर हमारे पास में मल्टीपल फिगर्स हैं तो हम कैसे देख सकते हैं कि कोई भी दो फिगर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वाड्रिलैटरल है तो दूसरे क्वाड्रिलैटरल से सिमिलर कैसे होगा, सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं या नहीं होते, ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। अब उसमें से आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ट्रायंगल्स की, बिकॉज द चैप्टर इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स ओनली, है ना। जो आपका चैप्टर है वो ट्रायंगल्स सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की स्पेसिफिकली, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अभी हम बात कर लेंगे सिमिलरिटी होती कैसे है, फिर हम उसको प्रूव करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलो मूव करें किस पे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट थिंग्स, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, इट सेज दैट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर मैं दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, लिसन टू इट वेरी केयरफुली बच्चों। तो व्हेन वी हैव टू ट्रायंगल्स, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द अदर ट्रायंगल। आई हैव टेकन दिस वन एज ए बी एंड सी एंड द अदर वन एज पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो वी हैव टू ट्रायंगल्स इस पे। अब ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर सबसे पहली बात तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल करूंगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल करूंगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करूंगा, टू डिफरेंशिएट आई एम राइटिंग इट एज 1 2 3। तो वन एंगल के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, है ना। तो अगर मैंने इन तीनों एंगल्स को इक्वल किया तो इनका करस्पॉन्डिंग कैसे मैच होगा, ध्यान से सुनना। आई एम राइटिंग ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब ध्यान से देखना, एंगल ए एंगल पी के, बी क्यू के और सी आर के इक्वल होना चाहिए, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो अब ए एंगल पी के, बी एंगल क्यू के और सी एंगल आर के इक्वल है। तो अब ये जो ट्रायंगल थे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। समझ में आया? अब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे है, ध्यान से देखो। जब हमने वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को अरेंज कर लिया तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे है देखना। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, पी क्यू। ठीक है, सिमिलरली इधर बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड आएगी क्यू आर, और ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड आएगी पी आर। ठीक है, तो अब दे शुड बी इन द सेम रेशियो। अब यहां सेम रेशियो का क्या मतलब है या प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। मान लो अगर मैंने साइड ले ली 2 और ये साइड ले ली मैंने 3। ठीक है, तो अब इन दोनों का रेशियो देखो 2:3 हो गया ना। अब ये सेम टू सेम रेशियो मेंटेन होना चाहिए बाकी सब साइड्स में भी। इट मींस अगर ये मैंने 4 लिया है तो ये कितना होना चाहिए, 6। देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 और 3 का रेशियो ये ना। अब इधर देखो, अगर इसको मैंने 6 लिया तो कितना होना चाहिए, 9। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9। अभी रिटर्न समझ में आया? तो अब ध्यान से सुनना, मैं रेशियो बना रहा हूं 2:3 फर्स्ट का, 4/6, 6/9। तो यहां पर 2:3 रेशियो है। अगर इसको रिड्यूस करूंगा ये भी 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेशियो फॉर ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दे कॉल इट इन प्रोपोर्शन। समझ गए? तो जब भी मल्टीपल रेशियोज इक्वल होते हैं हम उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब अगर ऐसा है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए और उनके एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिमिलरिटी के लिए। फर्स्ट चीज, ट्रायंगल के एंगल सेम, कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड द सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है सर, अगर ये इक्वल होगी तो हुई ना, क्या दिक्कत है? याद करो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब अगर ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, और कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होते ही हैं। समझ गए? तो प्रॉपर्टी तो तब भी फुलफिल कर ही ना है ना। आपसे ये थोड़ी बोला है कि जो रेशियो है वो 1 नहीं आना चाहिए। रेशियो 1 भी आ सकता है, अगर ये 2 2 है, ये 4 4 है, ये 6 6 है, कट के सब पर रेशियो 1 आ गया। समझ गए? सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द प्रॉपर्टी इज बीइंग फुलफिल्ड। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी हमको बोली है वो मैच करनी चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ऐसा है, ट्रायंगल सिमिलर है। क्लियर क्लास? समझ गए सिमिलैरिटी होती क्या है? अब इसको एक एक चीज को ढंग से फ्रेम करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब सिर्फ ये समझ लो कि सिमिलरिटी होती क्या है, कैसे करेंगे, रेशियो मैच होगा नहीं होगा, वो सब एक एक करके जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे ना तब सब बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझ में आएगा ट्रायंगल की सिमिलरिटी कैसे होती है। अब हम आगे चलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगुलर पे।
इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सा है। मान लो मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं जिनके सारे एंगल आपस में इक्वल है। इट मींस ये 90, ये 90 फर्स्ट एंगल इक्वल, 50 50 सेकेंड एंगल इक्वल, 40 40 थर्ड एंगल इक्वल। तो अगर मेरे पास में ऐसे दो ट्राइंगल हैं जिनके सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, दैट मींस फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, सारे एंगल इक्वल का मतलब ये मत समझना कि ये सारे एंगल इस सारे एंगल के इक्वल है, मतलब यहां पर कोई सा भी एंगल उठाओ, उसका कोई सा भी एंगल उठाओ, इक्वल मिलेगा। corresponding angles, right? So we're talking about angles, that's 90 is equal to 90, 50 is equal to 50, 40 is equal to 40. ठीक है, तो जो एंगल हमारा यहां पर है जिस वर्टेक्स पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे वहां भी ऑपोजिट ट्रायंगल में, आई मीन सेकंड ट्रायंगल में भी सेम ही रेशियो या सेम ही एंगल मिलेगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है इसको हम बोलेंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्लियर? तब ध्यान से देखो, समझ में आ गया इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है? एंगल इक्वल है ना। और जब भी मेरे पास में ऐसे दो ट्राइंगल्स आएंगे जिसमें एंगल इक्वल होंगे, उनकी साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कैसे? ध्यान से सुनो, इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखो। आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि अगर मान लो मैं किसी एक फिगर की बात करता हूं, जैसे ये बड़ा फिगर है, ये छोटा है, अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो ये इसको ओवरलैप करना चाहिए। ऐसा है तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं एंगल को टच नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी आर कीपिंग द शेप कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो ऑब्वियसली इसको फिल कर लेगा नहीं, इट मीन्स ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। द फिगर, द ट्राइंगल्स है ना, विच कैन ओवरलैप ईच अदर कैन टेक एज अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल तो है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो इट मीन्स राइट नाउ व्हेन दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इसको जूम इन करोगे तो ओवरलैप कर लेगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रेंट फिगर तो सिमिलर होते ही हैं। अब ऐसा कब होगा? जब ये जूम इन करेंगे, मतलब साइड इक्वल आएगी। ठीक है, अभी साइड इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन साइड उस रेशियो में तो होगी ना। जैसे अगर मैं जूम करूंगा तो हर जितनी भी साइड है, हर साइड सेम रेशियो में तो इंक्रीज होगी। जैसे अगर मान लो ये इससे 50% छोटा है, तो अगर मैं इसकी साइड्स को 50% इंक्रीज करूंगा तो ऐसा थोड़ी होगा एक साइड 50% इंक्रीज होगी, बाकी दोनों साइड नहीं होंगी, हर एक साइड इंक्रीज होगी ना। तो 50% इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जितनी अभी है उसकी 150% हो जाएगी। 50% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? 100% तो अभी है ही, 50% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 150%। अब सुनना, अगर एक्चुअली कोई वैल्यू कितनी है 100 और वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई 150, तो अब इसका रेशियो कितना आएगा बच्चों? 3:2। समझ गए? अब अगर ये सारी साइड्स में है तो क्या सबका रेशियो 3:2 हो गया? समझे? अब सुनना, मैंने बोला है कि अगर इसकी साइड्स को मैं इंक्रीज करूंगा 150% तो किसकी साइड आ जाएगी? इसकी साइड। लेट्स अज्यूम अगर इसकी साइड 100 थी कोई एक, और इसकी साइड कितनी हो गई 150, है ना। दैट मींस अगर मैं इसको 150 या 150% इंक्रीज कर दूंगा तो इसकी साइड बन जाएगी ना, तभी तो ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी साइड बन जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है? 3:2। ठीक है, इधर कितना आ गया रेशियो? 3:2। ऐसा हर एक साइड में होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा किसी एक साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, सारी साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं सारी साइड्स को 150% से इंक्रीज कर रहा हूं तो इधर भी तो सारी साइड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर मैच करेगी ना। अब जैसे ही मैच करी तो सारी साइड्स, अगर ये 100 ये 100 ये 100, तो ये 150 150 150। ठीक है, तो हर एक साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? हर एक साइड का रेशियो हो जाएगा 3/2 3/2 3/2। हेंस द इक्विलैंगुलर ट्रायंगल हैज द कॉमन रेशियोज। ठीक है, समझ में आया? इसलिए जब भी मेरे पास में एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल किसी भी दो ट्रायंगल के, तो वो सिमिलर अपने आप हो जाते हैं। ये हम आगे क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। समझ में आया? तो यहां पर ये एंगल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी था। एक बार आपको समझ में आ गया, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इट। ठीक है, तो अब मुझे जब सिमिलैरिटी ढूंढनी है तो मुझे एंगल चेक करने होंगे सबसे पहले। ठीक है, ये लास्ट वाले वीडियो में बताया था मैंने, सबसे पहले एंगल चेक करोगे फिर आप साइज के ऊपर जाओगे। ठीक है, शेप जैसे एंगल सेम हुए, शेप तो सेम हो ही गई, और शेप अगर सेम हो गई तो आपके पास में क्या आ गया? सिमिलर फिगर। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे साइज कितना है, बड़ा है, छोटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। ठीक है, आगे चले, चलो नेक्स्ट बात है, द रेशियो ऑफ द टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, कि जब भी आपके पास में दो ट्रायंगल्स होंगे, अगर उनके सारे एंगल आपस में इक्वल है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी ही होगी, है ना। मैंने 3 4 5 ले लिया, सारी साइड्स को डबल करेंगे, इधर ये बड़ी है तो इधर लिखा मैंने 6, इधर 8, इधर 10। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम में डबल हो गया, तो अगर ये 100% है तो ये 200, 200%,
200%, 2 टाइम्स हो गई ना, 200% ही तो होगा। तो अब सबका रेशियो चेक कर लो कितना हुआ, 2:1, 2:1, 2:1। क्लियर क्लास? दैट्स हाउ। सो व्हेनेवर वी आर इंक्रीजिंग इन सच अ वे कि अगर मैं इसको डबल कर देता तो ये सारी ओवरलैप कर जाता ना, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और यहां इन दोनों में जो एंगल आएगा, चलिए 53 और 37 होता है, कोई बात नहीं, इसमें फंसो मत अभी, आप सिर्फ याद रख लो, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। एग्जैक्ट ये 53 और 37 होता है, या फिजिक्स में पढ़ लोगे 11th क्लास में जाके, तो इट्स 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, वी आर अज्यूमिंग इट, है ना। सिमिलरली ये 90 डिग्री, ये 60 एंड ये 30 ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इट्स वाइस वर्सा। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? आगे चलें, चलो। सो वी अंडरस्टूड दैट व्हाट वी कैन गेट व्हेन द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर भी एक थ्योरम है ना, कि प्रोपोर्शनैलिटी एक्चुअली बनेगी कैसे। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ध्यान से सुनना, पहले लैंग्वेज समझना। बहुत डरते हैं बच्चे इस थ्योरम से, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, एक एक करके जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे समझते जाना। स्टेप्स जैसे बता जाऊं, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, जैसे मैं बता दूं वैसे स्टेप्स को लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज थ्योरम लिख के आनी पड़ेगी, तो वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते स्टेप्स का मिस होना, ठीक है। ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है। इस थ्योरम से if a line is drawn parallel to one side, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर एक्चुअल फिगर से मैच करेंगे, ठीक है। सुनना, सबसे पहले तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जैसा क्वेश्चन बोल रहा था, उसके बाद बोल रहे हैं इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मैंने कोई एक साइड ले ली, आप चाहो तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मैंने ये वाली साइड ली बिकॉज वी वांट टू मैच द एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। तो अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई मैंने, वो कहीं से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, ठीक है। बट अगर उस लाइन को, ध्यान से सुनना, वो इधर से भी पास कर सकती है, इधर से भी कर सकती है, इधर से भी कर सकती है, पैरेलल लाइन है, कहीं से भी पास कर सकती है। बट अगर उसको लाइन को इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब इसके पैरेलल जो लाइन बनेगी वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, है ना। अगर ऐसा होगा तो ये ऊपर में से, ऊपर वाली दोनों में से कोई एक लाइन हो सकती है, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो लाइन, ये तो ट्रायंगल के अंदर से पास ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट कैसे करेगी। सो दिस लाइन कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो ये वाली लाइन अपनी पॉसिबल नहीं हो सकती, पहले तो इसको हटाएं, ठीक है। अब जो दो लाइन पॉसिबल हो सकती है उसमें से कौन सी ले, जो आपका मन करे, आप चाहो तो ये वाली ले लो, चाहो तो ये वाली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। समझ गए बच्चों? सो सेकंड जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई है। टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या है, अलग अलग पॉइंट पे, एक यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें भी ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेमिंग अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते जाते हैं। पहले द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अगर ऐसा होगा और ये लाइन पैरेलल होगी इसके, तो ये जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अब दो लाइन होने की वजह से आप समझ नहीं पा रहे ना कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन को रेशियो में डिवाइड करना है या कौन सी लाइन रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब अपन चलते हैं एग्जैक्ट फिगर पर, ये आपका फिगर, ठीक है। तो वो लाइन कौन सी है जो पैरेलल है, वो ये रही, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द बीसी लाइन। ये जो बीसी है ना, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है आपकी डीसी लाइन, ठीक है, डीई सॉरी। ये जो डीई लाइन है ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मुझे प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, कंडीशन क्वेश्चन में आपको गिवन है, कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ये पैरेलल है बीसी के। उसके बाद डी को और ई को इंटरसेक्ट कर रही है इस पे, ए बी लाइन और एसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। सुनते रहना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, यही तो बोल रहा था आपको, ये बोल रहा था कि जो लाइन है ये इसको, किसको, इस साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है ना। तो इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो रेशियो कौन सा है जिसमें डिवाइड कर रही है, डी पॉइंट पे एडी अपॉन डीबी और ई पॉइंट पे एई अपॉन ईसी, ठीक है। ये दो रेशियोज है जिसमें डिवाइड कर रही है, ये दोनों रेशियो इक्वल है, आपको प्रूव करना है। क्लियर, कोई दिक्कत? स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अब इसमें आप बहुत सारी डॉटेड लाइन देख रहे होगे, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्ट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद है, क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया मान लो। चलो, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद आपने डी को सी से और ई को बी से ज्वाइन किया,
ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करी, यू डूइंग द कंस्ट्रक्शन हियर। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, सबसे पहले तो आपने डीएम, पहले डीएम लिखता हूं, तो डीएम आपने परपेंडिकुलर ज्वाइन किया किसके ऊपर बच्चों, आपने ज्वाइन किया एई पे। ठीक है, आप एसी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डीएम परपेंडिकुलर ज्वाइन किया एई पे एंड डीबीएन, और सेकंड आपने बनाया है ईएन। ईएन, ये वाला जो ईएन है ना, ये परपेंडिकुलर बनाया आपने एडी पे, इट्स एडी हियर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर आपने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया किसको, आपने ज्वाइन किया D2C एंड आपने ज्वाइन किया B2E ज्वाइन किया आपने। ठीक है, तो आपने D को C से ज्वाइन कर दिया और B को E से ज्वाइन कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर, समझ गए यहां तक, आगे चलें। अब ये दोनों तीनों चीजें तो क्लियर है, जैसे कंस्ट्रक्शन, गिवन, टू, प्रूव, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने बना ली। अब हम आते हैं थ्योरम के प्रूविंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस ट्रायंगल में प्रूव करने के लिए मुझे इन दोनों का रेशियो प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, सुनना। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था ना, स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के लिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, ये वाली साइड उठाओ, कौन सी वाली, ए बी साइड उठाओ इधर से, और फिर उठाओ ए सी साइड। ठीक है, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं ए बी साइड के लिए, तो मैं आता हूं ए बी साइड पे। तो देखो, फर्स्ट टाइम में हमने ए बी और ये ट्राइंगल कौन कौन से पॉइंट मार्क किए, दिस इज ए पॉइंट हियर, दिस पॉइंट इज बी हियर, दिस पॉइंट इज डी ओवर हियर एंड दिस पॉइंट इज ई। Clear? So it is AB, on the AB line we got a triangle here ADE। ध्यान से देखो, इस AB लाइन पे ADE ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, अब सेकंड ट्राइंगल आपका है ये जो आपने बनाया, तो मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे। ठीक है, सबसे पहले आपने कौन सी साइड पिक करी है, AB साइड। AB साइड पे जो ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल आपने मार्क कर लिए। फर्स्ट ट्राइंगल आपका ADE ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल DEB ट्राइंगल है। क्लियर, समझ गए हो, आगे चलें। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फर्स्ट स्टेप व्हाट, फर्स्ट स्टेप वाज द साइड AB एंड AC, मार्किंग ऑफ द साइड AB एंड AC। सेकंड स्टेप में दोनों का एरिया, थर्ड स्टेप दोनों का रेशियो, आंसर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो आई विल बी राइटिंग इट एग्जैक्टली। चल राइट, फर्स्ट प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, है ना। दोनों ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट होगा। ओके, तो अब अगर मैं ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिमिलरली हाफ बेस एंड हाइट। फॉर दिस ट्राइंगल आई विल राइटिंग बेस 1 बेस 2 हाइट 1 और बेस 2 हाइट 2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज है मेरे पास में। फर्स्ट ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, सुनना, जिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बेस है। ओके, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना ऐसे। ठीक है, तो बेस कौन सा होगा, बेस होगा AD, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ, है ना। तो परपेंडिकुलर की ड्रॉ लेंथ क्या है बच्चों, EN। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये EN परपेंडिकुलर है और ये AD आपका बेस है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस क्या होगा, जिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब सुनना, विल बी राइटिंग इट एज हाफ बेस क्या है, बेस है AD, बेस है AD मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है EN। आई हैव रिटन इट एग्जैक्टली। समझ में आया क्या किया मैंने, हाफ बेस लिखा है, बेस कौन सा है AD, और हाइट क्या है EN। क्लियर, अब आगे चलते हैं। सेकेंड वाले ट्राइंगल जिसमें DBE लिखा है मैंने, इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है, देखो इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है DB, और हाइट क्या है आपकी EN हाइट है। सर ट्राइंगल के बाहर हाइट, एग्जैक्टली, ध्यान से सुनो, जो भी बेस आप कैलकुलेट करते हो ना, हाइट एक्चुअली होती क्या है, चलो ये भी समझा देता हूं। जब भी मैं किसी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ABC, तो इस ट्राइंगल का जब एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो विल बी कैलकुलेटिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर मैंने बेस ये लिया है ना, तो इस बेस से, ध्यान से सुनना, इस बेस से ऑपोजिट वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हाइट बोलते हैं। तो अब यहां से इस बेस से ये जो आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है किस हाइट पे है, वो कैसे पता करोगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, दिस गिव्स अस अ हाइट। अब अगर मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो आपको क्या करना है, देखो ये आपका बेस है, इस बेस से जो आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है इस पे परपेंडिकुलर बना दो, वही तो हाइट होगी। तो ध्यान से सुनो, अब यहां से इस बेस, इस ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं बेस पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा, लेकिन यहां तो बेस है ही नहीं, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे।
इसको एक्सटेंड करेंगे, जहां पर दोनों मीट करेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइट। समझ गए? इसीलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो हाइट है वो बाहर बनती है। क्यों बाहर बनती है? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा है, तो उससे छोटे एंगल के लिए हमको दूरी तो जाना पड़ेगा। इसके अंदर तो सारे बड़े बनते जाएंगे ना। समझ गए? सो द परपेंडिकुलर शुड ऑलवेज बी आउटसाइड द ट्रायंगल। क्लियर? इसीलिए ध्यान से देखो, ये जो आपका फिगर है इसमें भी ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही है, तो इसलिए इसका भी जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बाहर बनेगा EN। तो इसका बेस क्या है बच्चों? बेस तो यही है DB, है ना। और इस बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो हाइट कितनी है? EN। तो विल बी राइटिंग इट एज BD मल्टीप्लाई बाय EN। अब सुनना, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है ना। अब एरिया के रेशियो में से मैंने हाफ इधर भी है, देखो मैं डिनोमिनेटर में हाफ लगाना भूल गया ना, चलो, तो इट्स हाफ ओवर हियर एंड हाफ ओवर हियर। अब देखो यहां से जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो दोनों का हाफ तो रिड्यूस हो गया, ये हाफ गया इस हाफ से, EN गया इस EN से, मेरे पास में क्या बचा? AD अपॉन DB। किसकी वैल्यूज है? एरिया का रेशियोज की। ठीक है, समझ में आया? क्या मैंने एक साइड पे ये कहानी कर ली है, ऐसे सेम टू सेम कहानी मुझे सेकंड साइड पे भी करनी है। स्टार्ट करें बच्चों। तो देखो जब हम नेक्स्ट साइड पे आएंगे तो मैं क्या करता हूं, सिम इसको हटा देते हैं, चलो। अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड वाली साइड। आपका जो ट्रायंगल था वो यही था, है ना, उस वाले ट्रायंगल में आपने इसको ज्वाइन किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली साइड को ले रहा हूं, किसको? AC साइड को। तो आई रिटन इट एज ABC, दिस इज DNE। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट AC साइड, है ना। तो अब देखो AC साइड लिया मैंने, ये A है, ये C है, इस पे जो ट्रायंगल है वो ADE तो कॉमन है, देखो ये ADE तो कॉमन है। दूसरा जो ट्रायंगल है क्या वो ये वाला था? चेक करो, देखो ये ट्रायंगल होगा ना, एक ट्रायंगल ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या किया, इस साइड पे दोनों ट्रायंगल्स बना लिए और ये वाला ट्रायंगल ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, समझ गए? अब देखो, तो इट इज ADE और ये EDC, ये दोनों वैल्यूज आ गए मेरे पास में। परपेंडिकुलर चाहिए अब, तो यहां से D से जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था वो परपेंडिकुलर मैंने ऐसे DM मार्क कर दिया। M ही था ना, देखो लास्ट वाले साइड M एग्जैक्टली। तो DM मैंने परपेंडिकुलर बना लिया और अब मुझे वही जो एरिया मैंने लास्ट टाइम पे निकाले थे ऐसे ही एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया मुझे सबसे पहले किसका निकालना है? ADE ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी सेम ही है, मेथड एरिया निकालने का मेथड भी सेम ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आई विल बी राइटिंग हाफ बेस 1 हाइट 1 एंड हाफ बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। ठीक है, हाफ से हाफ उड़ जाएगा। अब मेरे पास में जो जो वैल्यूज है एज इट इज प्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास वैल्यूज है बच्चों हाफ बेस, देखो अब की बार इसका बेस क्या है? AE बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां है, तो जिस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो बेस लेते हैं ना। ओके, तो अब AE अपने पास हाइट बेस है और परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। तो इट इज AE मल्टीप्लाई बाय DM डिवाइडेड बाय हाफ, द बेस इज EC दिस टाइम एंड परपेंडिकुलर इज DM। ठीक है, सेम लॉजिक है, यह फिर से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर बाहर ही बनेगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हाफ से हाफ उड़ गया, DM से DM उड़ गया, वैल्यूज आ गई अपने पास में AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, यहां पर वैल्यूज क्या आ रही थी अपने पास? AD अपॉन DB और यहां वैल्यूज क्या आ रही है? AE अपॉन EC। अब सुनना, मैंने इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2 और यहां से जो आंसर आया विच इज AD अपॉन DBD लिख देते हैं और इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल इज AD अपॉन BD और DB कुछ भी लिख सकते हैं एंड AE अपॉन EC। ये वैल्यूज आ गए मेरे पास में। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज कॉमन। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, इट इज कॉमन, इट्स इज कॉमन in इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में ADE तो कॉमन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है इधर से? EDC और उधर से ट्रायंगल कौन सा है? DEB। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एम आई राइट? DEB, यस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है, तो अब इनके बीच में चलो इक्वल साइन लगाते हैं, लैंग्वेज बचेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। अब ध्यान से देखना,
कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल की। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। सुनना कैसे, ये भी बताता हूं। मान लो मैंने इसको न्यू स्लाइड पे आते हैं, ये ऐसे दो पैरेलल लाइन बनाई, एक ट्राइंगल अपना ये वाला है और एक ट्राइंगल अपना ये वाला है ना, इसको इधर और इसको इधर ज्वाइन कर दिया। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, ध्यान से सुनो। ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है क्या? पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है क्या? यस, है ना। इट मींस इन दोनों के बीच में जो हाइट होगी वो हमेशा इक्वल होगी। इट डजंट मैटर मैं कहीं से भी कैलकुलेट करूं। तो अब इस फिगर को अगर मैं ऐसा बनाऊं, इस फिगर को अगर मैं ऐसा बनाता हूं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो इस फिगर को मैं ऐसे बनाता हूं, ये छोटी और ये वाली बड़ी लाइन ले ली और ये छोटी लाइन ले ली और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको इधर और इसको इधर। अब सुनते रहना ध्यान से। ये मेरे पास जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है। ठीक है, ओके। आई एम राइटिंग इट एज पी क्यू आर एस। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रायंगल है पी क्यू आर, सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू एस। ठीक है, दो ट्रायंगल है, ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल का पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ज्वाइन करूंगा, ये रहा। ठीक है, पीक्यूएस का एरिया निकालूंगा तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ज्वाइन करूंगा, ये रहा। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे अभी सीखा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच के परपेंडिकुलर ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। सो दिस हाइट h1 एंड h2 आर इक्वल, सो दैट वी कैन नेम एज h ओनली। तो मैं यहां से h1 और h2 हटा देता हूं, यहां से मैंने 1 हटा दिया, यहां से मैंने 2 हटा दिया, समझ गए। तो ये आ गया अपना h और ये भी आ गया h। तो हाइट तो दोनों की सेम हो गई। अब मैं बेस की बात करता हूं, पी क्यू एस ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल में बेस तो पी क्यू है। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो क्या, हाफ इंटू बेस 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 पी क्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट h, और इसका एरिया निकालूंगा तो हाफ बेस पी क्यू मल्टीप्लाई बाय h। देखो हाफ पी क्यू एच हाफ पी क्यू एच सेम ही तो आ रहा है एरिया। इट मींस अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनका बेस सेम है, फिर से सुनना, अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। क्योंकि अगर बेस सेम हुआ और पैरेलल लाइन भी सेम ही हुई जिनमें वो लाई कर रहे हैं तो हाइट तो इक्वल हो गई पैरेलल लाइन की वजह से, और बेस सेम गिवन ही है। तो बेस सेम है, हाइट इक्वल है, एरिया इक्वल है, क्योंकि एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आता है। तो अगर बेस सेम है, हाइट इक्वल है, तो एरिया इक्वल है। बेस सेम गिवन होगा, हाइट इक्वल पैरेलल लाइन की वजह से आएगी। तो अब ये सेम प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं हमारे क्वेश्चन में, तो अब हमको भी तो ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, और इन दोनों ट्राइंगल का, कौन से दोनों ट्राइंगल का, डी ई बी डी ई सी, ध्यान से सुनना, कौन सा, डी ई बी ट्राइंगल और दूसरा अपना डी ई सी ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का बेस तो सेम ही है ना, क्या है, डी ई बेस है, और हाइट दोनों की सेम होगी क्योंकि पैरेलल लाइन सेम है। देखो ये भी डी ई और बी सी के बीच में, फर्स्ट वाला ट्राइंगल भी और सेकंड वाला भी डी ई और बी सी के बीच में ही है। ठीक है, तो if the triangles are lying between the same parallel lines or lying on the same base, they have equal areas। सब मैंने दोनों का एरिया इक्वल कर दिया। रीजन क्या लिखेंगे, on the same base and between the same parallel lines, same parallel lines, as the triangle lies between on the same base and between the same parallel lines, the areas are equal। अब सुनना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में न्यूमरेटर तो कॉमन ही है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ईडीसी इक्वल टू डीईबी डीईबी, समझ गए। तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। इट मींस इक्वेशन 1 का एलएचएस इक्वल है टू इक्वेशन 2 का एलएचएस। ठीक है, तो अब ऐसे लिख सकते हैं इससे, हेंस एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एलएचएस ऑफ इक्वेशन 2। और अगर ऐसा है, एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू एलएचएस ऑफ इक्वेशन 2, अगर ऐसा है तो दोनों के आरएचएस भी इक्वल होंगे। फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस देखो क्या था, एडी अपॉन डीबी। सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस ए अपॉन ईसी। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं एडी अपॉन
DB is equals to AE upon EC, therefore the result we have। समझ गए बच्चों? इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो फिर से बहुत सिंपल थ्योरम थी, एक बार फिर से देख लो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे स्टेप्स याद रखना। सिर्फ 3 स्टेप याद रखने आपको। सबसे पहले स्टेप आपका है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इन दोनों को डिवाइड किया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका है ये, ठीक है, फर्स्ट लाइन कौन सी, ए बी लाइन पे जितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं उनका एरिया निकाल लो, और ए सी लाइन पे जितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं उनका एरिया निकाल लो। ए बी साइड पे ट्रायंगल्स थे ए डी ई और बी ई डी, बी डी ई या बी ई डी कुछ भी लिख लो। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला मैंने, एरिया निकाल के इक्वेट किया। सेकंड वाला, सेकंड लाइन पे जो एंगल है कौन से, ए सी लाइन पे जो ट्रायंगल्स हैं ए डी ई और डी ई सी, इन दोनों का एरिया निकालो। दोनों का एरिया निकालने के बाद में रेशियो निकाल लो। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरियाज थे उनको इक्वेट कर देना है। किसको, एलएचएस को। तो न्यूमरेटर कॉमन, डिनोमिनेटर सेम, जैसे डिनोमिनेटर सेम किया आपने, ये गॉट द वैल्यूज इक्वल, दैट्स इट। 3 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्शन बनाओगे, सेकंड स्टेप में दोनों साइड्स के ऊपर एरियाज निकालोगे ट्रायंगल के, और थर्ड स्टेप में दोनों को इक्वल कर दोगे, दैट्स इट, आपकी थ्योरम सॉल्व हो गई। क्लियर बच्चों? जैसे ही आपने थ्योरम सॉल्व करी, सो वी हैव प्रूव्ड कि अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, उसको कहीं से भी किसी भी एक साइड के, जैसे बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन अगर पास कर रही है, तो वो रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। इट मींस अगर ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 6 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना, 2:3, तो ये भी रेशियो 2:3 ही बनेगा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? समझ गए हो? ये बोलना चाह रही थी थ्योरम, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब ये लाइन और ये बेस पैरेलल होंगे। क्लियर बच्चों? आगे चलें। चलो अब देखो नेक्स्ट वाली थ्योरम क्या बोल रही है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ थेल्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्सप्लेन्ड दिस थ्योरम। सो उसके लिए इसका थेल्स थ्योरम के ऊपर, थेल्स के ऊपर नाम था थेल्स थ्योरम। तो अगर कहीं थेल्स थ्योरम लिखा आ जाए, कंफ्यूज मत होना, बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं कन्वर्जेबिलिटी थ्योरम पे। कन्वर्जेबिलिटी थ्योरम क्या बोलती है? जब भी हम कन्वर्ज की बात करते हैं, तो जो थ्योरम हमने पहले प्रूव करी थी उसका ऑपोजिट प्रूव करना है हमको। इसका मतलब जो वहां गिवन था यहां प्रूव करना है, जो वहां प्रूव करना था यहां गिवन है। इट मींस इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सुनना ध्यान से, क्या बोला क्वेश्चन ने? अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और उसमें कोई 2 साइड्स हैं, उन दोनों साइड्स को डिवाइड करने वाली लाइन, ध्यान से सुनना, उन दोनों साइड्स को डिवाइड करने वाली लाइन अगर उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो आपस में अगर इक्वल है, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझ गए ना? वहां पर क्या गिवन था? अगर ये पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। यहां गिवन है अगर रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगी। क्लियर बच्चों? समझ गए हो? फिगर में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा है? प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलो प्रूफ पे आते हैं। सो वी गॉट अ फिगर ओवर हियर। ये लाइन है आपके पास डी जो आपको पैरेलल प्रूफ करनी है, एंड द अदर लाइन इज बी सी हियर, ठीक है, और ए बी और ए सी डिवाइडेड है 2 पॉइंट्स पे डी और ई, और यहां से इनके रेशियो इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है आपके बारे हमको बच्चों? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये हमको गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है इस बार? सो टू प्रूव वी हैव डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको आपके बार प्रूव करना है। और हमारा कंस्ट्रक्शन यहां पर अगर आप देखो तो एक डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये कंस्ट्रक्शन है। अब ये क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने यहां पर? सुनना, ये तो डी तो मुझे गिवन है ना, आई मीन डी तो मुझे प्रूव करनी है ना पैरेलल, तो आई कैन नॉट टेक डी पैरेलल, तो मैंने एक लाइन बना ली पैरेलल, वो डी ई डैश है, मतलब आई एम टेकिंग डी ई डैश लाइन पैरेलल टू बी सी। समझ गए? डी लाइन तो मुझे प्रूफ करनी है, तो डी तो मैं ले ही नहीं सकता। लेट्स अज्यूम मैंने ऐसी एक लाइन बनाई यहां पर जो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अगर डी नहीं तो कोई लाइन तो होगी, डी लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो होगी ना जो पैरेलल जा रही होगी, मैंने वो डी डैश ले ली। ओके, सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। फाइन। अब सुनना कितना इजी सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि हम बीपीटी सॉल्व कर चुके हैं। तो हमको पता है कि अगर लाइन डी डैश पैरेलल है बीसी के, और मुझे पता है कि अगर बेस के पैरेलल लाइन होती है कोई भी, तो वो बाकी 2 साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देती है।
दैट्स इट, सॉल्व इट। तो इसका प्रूफ क्या है? बहुत ईजी है, बहुत ही कूल प्रूफ है। कैसे करेंगे देखो। सो वी हैव रिटन इट एज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ऐसा होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव कर दी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये रेशियो होता ही है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, एंड वी हैव गिवन दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 1। तो जो हमको गिवन है और जो इक्वेशन नंबर 1 है, उन दोनों का यूज करके अगर मैं चेक करूं तो यहां से देखो AD अपॉन DB दोनों में सेम है। अगर ये दोनों में सेम है मतलब LHS सेम है, वही लास्ट वाली सिचुएशन। अगर LHS सेम है तो RHS सेम आऊंगा, मैंने RHS सेम किया, तो इट इज AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, सुनते रहना, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, यहां तक भी 50% पिक्चर क्लियर हो गई है। अभी मैं इसको 100% क्लियर करता हूं, सुनना ध्यान से। लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, वी हैव रिटन AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। लेट्स ऐड वन बोथ साइड, +1 एंड +1। जैसे मैं दोनों साइड +1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं AE प्लस EC अपॉन EC। एलसीएम लेके मैं एलसीएम लूंगा तो AC इधर आ जाएगा, AE प्लस EC अपॉन EC, ये लिखा मैंने। इधर से AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत? +1 लेके एलसीएम ले सकते हैं, ले लिया और ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे सुनो, AE प्लस EC, देखो AE प्लस EC, क्या AC बन गया? AE प्लस EC, AC बन गया ना। चलो यहां लिखते हैं AC अपॉन EC। अब उधर देखो AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी AC बन गया। ठीक है, प्लेस कर दो, तो बना अपना AC अपॉन E डैश C। अब देखो अगर दोनों साइड AC है तो क्या मैं AC से AC कट कर दूं? आगे देखो, अगर दोनों के न्यूमरेटर कटोगे तो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए ना, तो EC शुड बी इक्वल टू E डैश C, ऐसा होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, C एक फिक्स पॉइंट है, उससे E डैश का डिस्टेंस और E का डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऐसे बोल रहा है कि यहां से C से E का डिस्टेंस और C से E डैश का डिस्टेंस इक्वल है। मतलब C से E का और E डैश दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है, और हमने प्रूफ किया मैथमेटिकली ऐसा है, और अगर ऐसा है इसका मतलब ये दो अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, ये एक ही पॉइंट है। समझ गए? इसका मतलब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने 5 लिया तो ये 6 और ये 6 है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, समझ गए? और अगर ये वाला डिस्टेंस, इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अगर आपका 5 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये भी 5 है तो अब यहां से 5 डिस्टेंस एक ही पॉइंट पे हो सकता है ना, दो अलग अलग पॉइंट पे 5 डिस्टेंस थोड़ी होगा। यहां से यहां तक भी 5, यहां से यहां तक भी 5, ऐसा थोड़ी होगा। 5 तो यहीं एंड हो जाएगा। तो जो आपका ई डैश पॉइंट है वो कोइंसाइड करेगा किसके साथ? ई के साथ। इसका मतलब जो डी ई डैश लाइन है वो कोइंसाइड करेगी डी ई के साथ, और डी ई डैश मैंने कैसी ली थी? पैरेलल टू BC। अगर ये कोइंसाइड कर गई किसके साथ? DE के साथ, तो DE भी पैरेलल हो जाएगी BC के, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो अगर ये पॉइंट खिसक के इधर आया तो ये पूरी लाइन ऐसे खिसक के इधर आ जाएगी, और ऐसे DE लाइन पैरेलल बन जाएगी किसके? BC के, क्योंकि DE डैश पैरेलल थी BC के। क्लियर बच्चों? आगे चलें तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर दैट EC इज इक्वल्स टू E डैश C, which says that E dash C is equals to EC proves that E and E dash coincides। ठीक है, तो जो E और E dash है वो coincide कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, hence
DE पैरेलल टू BC, इसका क्या रीजन लिखोगे? इसका रीजन लिखोगे DE डैश पैरेलल है BC के। ठीक है, सो अब आपने प्रूव कर दिया कि आपका जो DE था वो पैरेलल हो गया किसके? BC के, और यही हमको प्रूव करना था। दैट्स इट, वी आर डन। समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो लॉजिकल थ्योरम थी, लॉजिक लगाया, लॉजिक लगा के प्रूव किया कि अगर ऐसा है तो पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर पॉसिबल नहीं हो सकता तो जो पॉसिबल हो सकता है मैथमेटिकली उसको प्रूव कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव दैट कि DE पैरेलल है किसके? BC के। क्लियर बच्चों? पक्का? आगे चलें। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका क्या मतलब है ये भी सुन लो एक बार, बहुत सिंपल है। अगर मान लो मेरे पास में दो ट्राइंगल है ना, आई हैव टेकन दिस वन एज A, B एंड C, दिस वन एज P, Q एंड R। ठीक है, एक ही वाला ट्राइंगल है, एक ही वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स कुछ भी होगी, है ना, उससे जो एरिया, उससे जो पेरीमीटर निकलेगा उसका रेशियो भी साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। चलो एक वैल्यूज लेके चेक कर लें, वेरीफाई करते हैं पहले, उसके बाद इसको यूज कर लेंगे। अब मान लेते हैं इसकी साइड्स मैंने ले ली 2, 3 और 4, और इसकी डबल साइड ले ली इधर 4, 6 और 8। ठीक है, ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो इनके रेशियोज इक्वल हो गए, है ना। अब अगर दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो इक्वल है तो उनके पेरीमीटर के रेशियो भी इक्वल होंगे। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है। पेरीमीटर का रेशियो क्या हो गया? 2 + 3 + 4, इधर से 4 + 6 + 8। ठीक है, 2 + 3 5 + 4 9, 4 + 6 10 और 8 18। रेशियो कितना आ गया? 1:2। यही साइड का रेशियो था ना, 2:4 1:2, 4:8 1:2, 3:6 1:2। ठीक है, तो अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो उनकी साइड्स का रेशियो है वो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी होगा। ठीक है, समझ गए हो? आगे चलें। चलो, सो वी अंडरस्टूड बाय दीज टू थिंग्स, है ना। अब क्या क्या कवर कर लिया हमने क्लास आज हमने कवर कर लिया है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, है ना, और अगर सिमिलर होंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद हमने थ्योरम कंप्लीट करी है, कौन सी? बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। तो बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, एंड द अदर वन इज कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर? दोनों थ्योरम से कवर कर चुके हैं, दोनों थ्योरम क्लियर भी हैं और अच्छे से भी समझ में आ गई है। अब हम आगे चलते हैं जल्दी से क्विक असेसमेंट पे। सुनना, जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था ना, उसी पे बेस्ड असेसमेंट है, क्योंकि आई डिड नॉट हैव एनी क्वेश्चन ऑफ इट, और ये जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मैंने आप एक छोटे से रिव्यू के लिए क्वेश्चन लिया है, ध्यान से सुनना। इन द फिगर इफ DE पैरेलल टू BC, DE अगर पैरेलल है तो दोनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे ना, सुनते रहना। अगर ऐसा है तो AD इज इक्वल टू 3 है। AD कितना है बच्चों? 3 है। एंड DB 4 है, BC 14 है। तो DE फाइंड करके बताओ। ये भी आप आगे सॉल्व करोगे नेक्स्ट एग्जांपल में, बट जो मैंने आज आपको बताया ना +1 करके, उसका मेरे को कोई एग्जांपल चाहिए था तो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। ध्यान से सुनना कैसे होगा। अगर ये 3 है तो कंप्लीट साइड कितनी है? 7। सही बोल रहा हूं? अगर ये 3 है तो कंप्लीट साइड कितनी है? 7। ठीक है, सेम ऐसे ही। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, इस ट्राइंगल की, और इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात करूं, तो सुनना, इस ट्राइंगल का और इस बड़े वाले ट्राइंगल के जो साइड्स के रेशियो हैं, क्या वो इक्वल है आपस में? 100%। कैसे? ध्यान से देखो। क्या मैं लिख सकता हूं AD, देखना, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, लिख सकता हूं। ठीक है, अब सुनना, मैंने इनका रेसिप्रोकल किया, अगर रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक है, और दोनों साइड कर दिया +1। जैसे मैंने दोनों साइड +1 किया, एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया AD प्लस DB, AD प्लस DB अपॉन, ये बना AD, इधर से AE प्लस EC अपॉन बना AE। अब देखो AD प्लस DB, AD प्लस DB बन गया AB, इट इज AB अपॉन AD, इधर से AE प्लस EC, AE प्लस EC बन गया AC, AC अपॉन AE। ठीक है, अब देखना, AD की वैल्यूज कितनी है? 3, AB की वैल्यूज कितनी है? 7। तो देखो AB अपॉन AD 7/3 आ गया क्या? समझ गए? सुनना, ये साइड और ये कंप्लीट साइड प्रोपोर्शन है, ये साइड और ये कंप्लीट साइड प्रोपोर्शन में है, तो ये साइड और ये वाली साइड भी तो प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, ये हम आगे प्रूव करेंगे। कैसे?
ये 14 है, तो जो रेशियोज इनका आ रहा है वो सेम रेशियोज आएगा। तो अब देखना, ये 3 ले लिया मैंने, ये 7 ले लिया, तो अगर ये 14 है तो ये कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। ये सेम रेशियो किसका आएगा, सेम रेशियो आएगा आपका BC अपॉन DE का। ठीक है, BC की वैल्यूज कितनी की बने 14, तो DE की वैल्यूज पूछ रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो DE 6 आंसर। ये रहा ऑप्शन। समझ गए, ऐसे सॉल्व करना था। तो जो प्लस वाला हमारा कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। रेसिप्रोकल क्यों किया सर, डायरेक्ट +1 भी तो कर सकते थे। रेसिप्रोकल करने का रीजन ये है क्योंकि मुझे AD साइड चाहिए थी, DB नहीं चाहिए थी। ठीक है, DB इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ट्राइंगल। तो अब अगर मैं यहां पर +1 कर देता तो देखो एलसीएम लेते हम, AD प्लस DB से AD एलिमिनेट हो जाती। जब मेरे पास AD है ही नहीं तो रेशियो लाऊंगा कहां से, इसलिए जैसे ही देखो रेसिप्रोकल करते ही AD प्लस DB से DB गायब हो गई ना, AB में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही EC गायब हो गई, EC किस में कन्वर्ट हो गई, AC में। अब मेरे पास में सिर्फ वही साइड से जो मुझे चाहिए थी, AB AD AC AE। देखो AB AD AC AE, समझ गए, इसलिए रेसिप्रोकल करके +1 करता है। डन क्लास, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लैंग्वेज में भी समझ में आया और कॉन्सेप्ट में भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, यहां से अब आप कर लोगे। द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ABC एंड PQR इज 64 and 24। अब की बार मैंने क्या बोला कि पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड पैरामीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल आर एग्जैक्टली 64 and 24। ठीक है, अब अगर ऐसा है और PQ साइड, PQ मतलब सेकंड वाले ट्राइंगल की एक साइड 12 है, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की वैसे ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी। अभी मैंने प्रूव किया अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके पैरामीटर का रेशियो साइड का रेशियो सेम होता है। तो अब देखना, इसका रेशियो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ले, है ना। चलो 8 से रिड्यूस करें, 8 3 जा 8 8 जा, तो 8:3 रेशियो आ गया किसका, पैरामीटर 1 टू पैरामीटर 2 का। ये सेम रेशियो साइड्स का भी तो होगा। तो अब साइड्स क्या मेरे पास में, एक साइड गिवन है और एक साइड गिवन नहीं है, तो इफ आई राइट इट एज AB अपॉन PQ, है ना। तो ये सेम रेशियो आएगा किसका, पैरामीटर्स का। अब देखो ABC फर्स्ट ट्राइंगल था तो पैरामीटर 1 फर्स्ट ट्राइंगल का हो गया, PQR सेकंड ट्राइंगल था तो पैरामीटर 2 सेकंड ट्राइंगल का हो गया, है ना। तो AB का रेशियो इक्वल होगा P1 के अपॉन P2 के, AB अपॉन PQ P1 अपॉन P2। इसका रेशियो मेरे पास 8:3 आया है, 8/3 आया है। अब इन दोनों में से कोई एक साइड तो गिवन है ना, 12 गिवन है, तो AB अपॉन 12 इज इक्वल टू 8/3। 3 से रिड्यूस कर दिया इसको, 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB की वैल्यूज आ गई है, AB की वैल्यूज आ गई है 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द आंसर्स। समझ गए बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे। द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides in two equal angle triangle is always the same। क्या दो इक्वल एंगुलर ट्रायंगुलर में रेशियो ऑफ द corresponding साइड्स इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिमिलर बन जाते हैं और सिमिलर ट्रायंगल में corresponding साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। सो वी अंडरस्टूड दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स देयर corresponding साइड्स आर ऑलवेज इन द सेम रेशियो, तो इट इज ट्रू कंडीशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सो वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड द थ्योरम एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग दोस। अब हम एग्जांपल्स में आएंगे बच्चों, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जो एग्जांपल एनसीईआरटी के है वो एग्जांपल कवर करेंगे, फिर हम आएंगे एक्सरसाइज पे। एक एक वीडियो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ध्यान से देखते रहना, एंड देन वी आर गुड टू गो अबाउट द एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।